दर्शकों नमस्कार, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन केंद्र इलाहाबाद के इस मंच पर। आज हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर, उनके कृतित्व पर, उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं रिटायर्ड IAS श्री KC सरोज जी और इंजीनियर अमृतलाल सरोज जी और महिला के शिक्षाविद रीना कुमारी जी। तो दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर। आज उनकी 131वीं जयंती के क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व IAS अधिकारी KC सरोज जी उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। नमस्कार साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस व्यक्तित्व के धनी थे उसका वर्णन शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। वो एक अगाध सागर थे, विद्वान थे, पूरी दुनिया में उनका विद्वत्ता का डंका बजता था। लेकिन जिस पृष्ठभूमि से आए थे वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात वहाँ पर आके स्थिर टिक जाती है। क्यों इतने गरीब परिवार से आए थे और इतने छुआछूत के संघर्षों से निकल कर के इतना कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय में, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ कर के इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल किया कि आजकल दुनिया में उनके जैसा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ। और हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। 1927 में जब साइमन कमीशन आया था तो उन्होंने दलितों के विषय में कितना कार्य किया था, जो बहुत बड़ा सराहनीय है और बहुत बड़ा योगदान था उनका। साइमन कमीशन में के लिए जो कि संसदीय व्यवस्था के सुधार के लिए आया था, वहाँ आकलन करने के आया था कि जो हमने संविधान यहाँ लागू किया है कितना सफल है या असफल है। लेकिन पूरे कांग्रेस के नेता बहिष्कार किए और साइमन कमीशन गो बैक का नारा पूरे देश में गूंजा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अकेले जा कर के साइमन कमीशन का फेस किया और वहाँ पर उन्होंने दलितों के पक्ष को बहुत स्ट्रांगली रखा। स्ट्रांगली ही नहीं, इतने मजबूती से उन्होंने रखा कि उनको अंत में मानना पड़ा, जो कि बाद में कम्युनल अवार्ड्स के नाम के स्वरूप में हमें उपलब्ध कराया गया था। और जिस पर पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में गांधी जी ने जिस तरीके से अनशन किया, अगर गांधी जी अनशन नहीं करते और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात मान गए होते तो कम्युनल अवार्ड्स के अंतर्गत जितने भी प्रोविंस थे पूरे भारतवर्ष में, उन दलित वर्ग के लोगों को ही चुना जाता और दलित वर्ग ही उनको चुनता। यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास का एजेंडा लेकर चल रही है और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी वही प्रयास किया कि हमारा जो समाज है यहाँ पर न कोई जाति हो न जाति बंधन हो। तो उन्होंने जातियों को समाप्त करने के लिए वर्गों का निर्माण किया, वर्गों का निर्माण करके ताकि चाहे आधी आबादी हो या किसी भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। उन्होंने ऐसा कुछ विधान किया हमारे संविधान में। देखिए, इस पर हम आपको कहना चाहते हैं, देखिए वो बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक वर्ग विशेष के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, पूरे देश की स्वतंत्रता में लगे हुए थे वो। और उस देश में जो आपको लोकतांत्रिक सरकार मिलने वाली थी, संसदीय लोकतांत्रिक सरकार मिलने वाली थी, उसमें उनका ये कहना था जब तक हमें आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं मिलती है, संसदीय लोकतांत्रिक स्वतंत्रता हमारे लिए नाकाम हो जाएगी। और वही आज हमारे सामने उपस्थित है कि हम आज सामाजिक और आर्थिक रूप से समान न होने के कारण ये हमारा देश विकसित नहीं हो रहा है, न एक हो पा रहे हैं। हम लोग आपस में हम आज भी विघटित हैं, क्योंकि समानता के अधिकार के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित है उसको आज तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। और उन्होंने ये कहा था
असेंबली में 13 दिसंबर 1946 में कहा था उन्होंने कि अगर इस संविधान को जिस तरीके से बनाया गया अगर लागू नहीं किया गया तो एक कागज का पुर्जा माना जाएगा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये ठीक है, आपने सही कहा कि उन्होंने कहा कि संविधान का जो संविधान जो अनुच्छेद और जो धाराएं वो बंद जोड़े गए, अगर वो सही तरीके से लागू नहीं किए जाते तो मात्र एक कह लीजिए कि एक दिखावा, कागज का पुर्जा रह कागज जाएगा का और कुछ पुर्जा भी रह नहीं जाएगा। जी। तो यहाँ मैं इंजीनियर साहब से एक बात पूछना चाहूँगा कि जो मेरे दर्शकों को बताएं कि हमारे समाज को उन्होंने संविधान दिया, तो आज कहाँ तक हमारी सरकारें उनके दिए गए संविधान के में दिए गए अधिकारों को जनता को उपलब्ध करा पा रही हैं, या उसका संविधान का लाभ कहाँ तक लोगों को मिल पा रहा है? ये संविधान का लाभ जो है तभी आपको मिल सकता है जब उनका एक दिया हुआ स्लोगन को आप अपनाएंगे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब आपके पास शिक्षा ही नहीं रहेगी तो आप अपने अधिकार कहाँ से आपको पता चलेगा? तो आपके इसीलिए बाबा साहब ने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण अंग माना और उसको हर किसी के लिए उन्होंने कहा कि चाहे आप आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षा दीजिए। अगर बच्चे शिक्षित रहेंगे तभी वो अपने अधिकार को जानेंगे। और संगठित रहने का जहाँ तक सवाल है, आप अकेले किसी चीज़ का नारा बुलंद नहीं कर सकते हैं। जब आप संगठित होकर किसी भी संस्था से अपना अधिकार मांगेंगे तो उस संस्था को ये लगता है कि हाँ ये वाजिब है, और अगर फिर भी नहीं देता है तब उन्होंने कहा था एक बार कि संघर्ष करो, बगैर संघर्ष से कि कोई किसी को कुछ देता नहीं है। आपका अधिकार मैं चाहूँगा दबा के रखूँगा, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जिसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। सच कह रहे हैं आप कि जब इंसान शिक्षित होता है तो उसको अपने अधिकारों का ज्ञान होता है, अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है, और तब वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो संघर्षशील होता है। सही मायने में कहा जाए कि बाबा साहब बड़े दूरदर्शी व्यक्तित्व थे। जो हमारा आज का भारत है, इस भारत को उन्होंने आज से लगभग 70 वर्ष पहले उसका आकलन उन्होंने अपने दूरदर्शिता के कारण कर लिया था। तो हमारे साथ उपस्थित हैं रीना जी। तो मैं आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आधी आबादी के बड़े पक्ष हिमायती रहे हमारे आदर्श बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए ढेर सारे उपबंध और अधिनियमों का उन्होंने निर्माण किया है। तो आज आप अपने आप को कहाँ पाती हैं कि संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं और जो शक्तियाँ आपको मिली हैं उसका प्रयोग समाज कहाँ तक कर पा रहा है? सबसे पहले विजय जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब के संग बड़ी नाइंसाफ़ी है यदि हम उन्हें केवल दलितों के मसीहा कहते हैं, कि उन्होंने दलितों और वंचितों के लिए काम किया है ना। जबकि आप ऐसे लीजिए, अगर एक परिवार है, उसके 4 बच्चे हैं, कोई बच्चा बहुत तेज हो सकता है पढ़ाई में, शरीर से बलवान हो सकता है, कोई बच्चा कमज़ोर हो सकता है, शारीरिक सौष्ठव में वो है, वो मेहनत का काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है। तो क्या उस घर का जो एक बेटा है जो पढ़ने में काफ़ी मेधावी रहा है, मान लीजिए वो IAS ऑफिसर बन गया, कोई बड़ा अधिकारी बन गया, क्या पूरे परिवार का विकास हो जाता है उस एक बच्चे के प्रोग्रेस करने से? नहीं। हमेशा नज़र उस पर जाएगी जो भी अक्षम है, जो भी कम पढ़ा लिखा है, जो अपना विकास नहीं कर पा रहा है। तो कोई देश विकसित कैसे बन सकता है यदि उसका एक बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित है? तो वो विकास करने के लिए उसके पास हथियार भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा क्या है? हथियार है जिससे आप अपना विकास करते हैं। लोकतांत्रिक विश्व का हथियार शिक्षा है, चाहे वो वंचित वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो। महिला को भी क्या समझा गया? हमारे प्राचीन भारत में बहुत सारे महान विदुषियाँ थी, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन वो कितनी है, गिनती की हैं। तो उन 4, 8, 10, 20 महिलाओं से हम पूरे महिला समाज ने विकास कर लिया, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनको अधिकार हासिल नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि भाई उनका काम जो है घर के अंदर तक ही है, बच्चों को पालना। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये आपका कहने का जो औचित्य है कि हमारा जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज रहा है। जी बिल्कुल। महिलाओं को जो है पूर्णतः आज़ादी नहीं मिली थी। महिलाओं को सम्मान जरूर प्राप्त था, लेकिन उसको वो अधिकार नहीं प्राप्त थे जो पुरुषों को प्राप्त थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमें लगता है, हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को, चाहे वो विवाह से संबंधित समस्याएं हैं, सोचिए आज़ादी के पहले तलाक जैसी चीज़ें थी ही नहीं, उसका कोई प्रावधान ही नहीं था, जबकि कितनी सारी महिलाएं घुट घुट के जीवन जीती हैं, अलग नहीं हो सकती हैं, रोज़ उनकी ज़िंदगी किसी से छिपी नहीं है। आज भी हमारे समाज में स्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं हुई हैं, कुछ % महिलाओं का जरूर बहुत आगे जा चुका है, लेकिन एक बड़ा जो महिला समाज है अभी भी अपने परिवार के अंदर ही वो युद्ध कर रहा है, अपने प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बाहर जाके अपना अस्तित्व बनाने के लिए आज भी वो संघर्ष कर रहा है। लेकिन कम से कम उसके पास हथियार है, संविधान में जो प्रावधान दिया गया है, जो अधिकार दिए गए, भले नहीं, मैं आपसे यहाँ थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जिस हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब ने जो है भारत की महिलाओं को वो कौन कौन से अधिकार हैं दिए उन्होंने संविधान में, कौन कौन सी शक्तियाँ दी उनके महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, थोड़ा उस पर आप जो है देखिए। हिंदू कोड बिल में तो उन्होंने तलाक और विवाह से संबंधित प्रावधान किए थे, और प्रॉपर्टी जो पैतृक जो संपत्ति होती है उसमें भी महिलाओं को भी अपने मतलब पुत्र के तरीके से पुत्रियों को भी अधिकार उन्होंने देने की कोशिश की थी, और इसी में मत वैभिन्न हो गया, जिसकी वजह से हम सभी जानते हैं कि वो लागू नहीं हो पाया। हालांकि उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे तो वो सहमत थे, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति के सहमत होने से कुछ नहीं होता, तो लागू तो नहीं हो पाया। लेकिन उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। हाँ, इस्तीफा उन्होंने दिया, लेकिन एक आइडिया नेहरू जी के अंदर था, चूंकि उस समय लोकसभा इलेक्शन भी थे, वो भी वही नज़र में रखना है, पॉलिटिशियन थे वो। तो उसके बाद में उन्होंने तोड़ तोड़ के इस कोड को उन्होंने लागू किया, जिससे बहुत, हाँ, टुकड़ों में लागू किया, जिससे महिलाओं को काफ़ी सारे अधिकार ऐसे मिले जिनको एक हथियार के रूप में वो इस्तेमाल करके जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो कोर्ट तक जा सकती हैं, जाती भी हैं। कुल मिलाकर के जैसे उसमें जो महिलाओं को प्रमुख अधिकार दिए गए, मत का अधिकार हो गया, मैटरनिटी लीव हो गई, हाँ, मैटरनिटी लीव और समानता, समाज में समान रूप से समान कार्य, समान वेतन का जो है उनको अवसर मिला। जी जी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं किसी सरोज जी के पास। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मैं दर्शकों को आप ये बताएं कि हमारे जो समाज लगभग कह लीजिए कि हाशिए पर था, भारत की आज़ादी के बाद उसके स्वरूप में, उसके जन जीवन में अभी तक क्या परिवर्तन आया, जो परिवर्तन बाबा साहब चाहते थे, अपना संविधान जो उन्होंने बनाया, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। हमें गर्व है कि हम ऐसे देश के वासी हैं, ऐसे गौरवशाली देश में हैं, और सरकार का उद्देश्य भी है कि हमारे गौरवशाली अतीत से लोग परिचित हों। तो उस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो सपना बाबा साहब ने देखा, जिन वर्गों के कल्याण का भाव उनके मन में था, वो कहाँ तक साकार हो पाया है? देखिए, जहाँ तक बाबा साहब का मेन सपना था कि हमें समानता मिले, समानता का एक आधार उन्होंने चुना था शिक्षा। शिक्षा से जब आप ज्ञान होगा आपको, तभी आप कोई चीज़, रूढ़िवादी चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं, और आपने चैलेंज किया। आज जो हमें सफलता मिली है कि हम आज उस समानता के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के आधार पर ही, जो आर्टिकल 16(4) में हमें रिजर्वेशन नहीं है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात उन्होंने किया था, और इस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हमारा जो पॉपुलेशन थी उसके आधार पर 15%, 7.5%, बाद में ओबीसी को 27% दिया गया। दैट इज़ नॉट एक्चुअली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, लेकिन उस समय जो पॉपुलेशन की संख्या थी उसको 1931 के आधार पर सेंसस के आधार पर किया गया था।
जो कि न्यायपूर्ण नहीं था, फिर भी हम लोग आज उसी रिजर्वेशन की वजह से, उन्हीं बाबा साहब की वजह से आज इस स्थान तक पहुँचे हैं कि हम IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं और विभिन्न पदों पर भारत के आरक्षण के लेकर के तमाम परिचर्चाएं होती रहती हैं, लोगों में तमाम तरह की भ्रांतियां भी उत्पन्न होती रहती हैं। थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे दर्शकों से यहाँ पर कि जो आरक्षण है, बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि आरक्षण कोई एक प्रक्रिया, वो माध्यम मानते थे कि लोगों को समान रूप से विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का एक माध्यम। इसमें रीना जी ने जो एक चीज बोला कि 4 बच्चे, किसी को अगर कोई कमजोर है तो उसको आप क्या करेंगे, न्यूट्रिशन ज़्यादा देंगे उसको, ताकि वो भी सबके बराबर हेल्दी हो जाए। नहीं तो उद्देश्य तो बाबा उनका साहब बाबा साहब का यही उद्देश्य था कि जो वीक रहा है, हजारों साल तक सताया गया है, चाहे पुरुष रहा हो चाहे नारी रही हो, नारी को भी उतना ही शोषण किया गया जहां जितना दलितों का शोषण किया गया था। दलित की स्त्रियां तो शायद साथ में काम करने निकल भी सकती थी, लेकिन सवर्ण स्त्रियां बाहर निकलने के लिए प्रतिबंधित थी। वो विधवा हो गई, कुछ हो गया, उनको कोई अधिकार नहीं था। हिंदू कोड बिल का मेन विरोध इन्हीं आधार पर किया गया था। इवन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ तक धमकी दे दिया कि संसद में अगर इस पर चर्चा बंद नहीं की गई तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, और पूरी 99% कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इसके अगेंस्ट में थे। इसी को दुख मान करके जब ये पास नहीं हो पाया हिंदू कोड बिल, तो बाबा साहब ने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन चूंकि बाबा साहब की इस बात को बड़ी गंभीरता से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था और प्रधानमंत्री आगे 50 के बाद भी बने वो, तो उन्होंने उसको 4 भागों में बांट करके हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू रिप्रेजेंटेशन, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, और एक चौथा है 4 बिलों में पास करके उसको एक्ट बना दिया। इस तरीके से महिलाओं का संपत्ति में अधिकार, पुनर्विवाह का अधिकार, पॉलियांड्री जो सिस्टम था कि एक पुरुष कई महिलाओं की शादी कर सकता तो स्त्री नहीं कर सकती थी, वो पॉलियांड्री सिस्टम खत्म करके पॉलीगामी सिस्टम लागू किया उन्होंने, जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। और उसमें एडॉप्शन की बात जो थी कि महिलाएं अगर बच्चे नहीं हैं उनके पास तो कोई किसी को गोद नहीं ले सकती थी, वो पुरुष भले ले लेकिन महिला अगर अकेली हो तो नहीं ले सकती थी। इसमें बाबा साहब के उस प्रावधान को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू एडॉप्शन एक्ट और मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत ले आया। वो इस तरीके से हमारी जो महिलाओं की, सवर्ण महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ साथ अपने जो दलित वर्ग की महिलाएं थे सबको बराबर अधिकार मिला। और एक चीज़ और बताएं आपको, अमेरिका का उदाहरण सभी पूरी दुनिया देता है। 1787 वहाँ का संविधान एडॉप्ट किया गया था, लेकिन महिलाओं को वोट का अधिकार 1919 में दिया गया। आप समझ सकते कितने 100 साल बाद महिलाओं का अधिकार दिया गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे संविधान की संरचना किया कि महिला सहित, लिंग भेद सहित सबको खत्म करते हुए, समानता असमानता खत्म करते हुए, वर्ग को खत्म करते हुए 26 जनवरी 1950 से सबको वोट का अधिकार दे दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, जो कि अधिकार हम लोगों को मिलता नहीं था। नहीं तो पहले अधिकार का क्या प्रवंचना की गई थी कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही वोट देने का अधिकार दिया जाए उनको, जो वर्तमान जो राजा है, राजा प्रिंसेस हैं, उनको अधिकार दिया जाए। वर्तमान सरकार इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है। भी उसने 3 तलाक का कानून लाया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम तरीके की योजनाएं ला रही है। और इसी कार्यक्रम, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और निरंतर जो है चला रहा है, वर्ष भर चलता रहा है कि समाज में जो हमारे ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारी वीर हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए समाज की दिशा और दशा को सुधारने का प्रयास किया, उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम भी आयोजित है। उसी कड़ी में एक्चुअली देखिए, हिंदू कोड बिल के आधार पर जो सिविल कोड की स्थापना की जा रही है, जिसमें हर वर्ग की महिलाएं, हर धर्म की महिलाओं को वो अधिकार मिले जो हिंदू महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है। तो सरकार भी तो यही प्रयास कर रही है। सरकार यही प्रयास कर रही है। माइनॉरिटीज के लिए कर रही है, 3 तलाक का कानून उन्होंने बनाया। इसमें भी बाबा साहब की ही देन है
कि बाबा साहब तीसरे ने भाई कॉन्स्टिट्यूशन में मिलना चाहिए, प्रोविजन बाबा किया साहब को तो है, मिल जाता ही जाता है। उसी ये सब क्रेडिट केवल बाबा साहब को जाती, जो आज की सरकार कर रही है और कल आने वाली भी सरकार वही फॉलो करेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका वो धार्मिक बुक है जिसके आधार पर पूरा देश चलता है। इस देश का राष्ट्रपति चुना जाता है, जिसको चुनने वाले हम आप सरकार लोग सिर्फ हैं। संविधान से ही चलती है, और जाहिर सी बात है संविधान निर्माता हमारे भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो सरकार उसी दिशा निर्देश पर चलेगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और दूसरा सवाल मैं लेना चाहूँगा इंजीनियर अमृतलाल सरोज जी से कि बाबा साहब ने जो है एक समृद्ध भारत का सपना देखा, एक समान भारत का सपना देखा कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज़ादी के लगभग 70-75 वर्षों के बाद हमारा समाज कहाँ तक उस सपने को साकार कर पाया है। जहाँ तक सपना साकार करने की बात है, सपना तो साकार हो जाता अगर हमारा समाज उसको इनको एक विशेष समाज से न जोड़ के रखता, क्योंकि इन्होंने कार्य जो किया है वो पूरे देश के सभी समाज सभी वर्गों के लिए किया है। लेकिन कुछ लोग जो है उनको एक विशेष समुदाय से जोड़ के रख देते हैं, उनको एक घेरे में रख देते हैं, जिससे उनका विरोध होता है, उस चीज़ों का विरोध होता है समानता का। उनका पहला उद्देश्य था शिक्षा और समानता, क्योंकि शिक्षा और समानता से ही आप जो है किसी देश को आगे ले जा सकते हैं। अगर समानता नहीं है तो मतभेद पैदा होते रहेंगे और तमाम तरह की बुराइयां फैलती रहेंगी, जिससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा मेन फोकस वही था कि बाबा साहब ने जो समानता की बात की थी, जो शिक्षा की बात की थी कि सभी को शिक्षा मिल जाए, सभी को ज्ञान हो जाए कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है, हम कैसे सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, हम आपके साथ कैसे कंधा से कंधा मिलाकर देश का विकास करें। लेकिन जब आप हमको एक विशेष समाज यानी बाबा साहब को एक विशेष समाज से जोड़ देते हैं और उनको एक घेरेबंदी में कर देते हैं, तो कुछ दिक्कतें सामने आ जाती हैं, जिससे हमें कभी कभी ये महसूस होता है कि कहीं विकास रुकता सा नजर आता है। सही कह रहे हैं। स्थितियां कभी कभी भयावह हो जाती हैं कि जब हमारे अधिकारों का जब हनन होना आरंभ हो जाता है। तो रीना जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप ये दर्शकों को बताएं कि हमारी जो आधी आबादी है, क्या सही मायने में बाबा साहब के बताए गए या दिए गए अधिकारों का लाभ उसे मिल पा रहा है या कोशिश कर रही है? देखिए, कोशिश ही कर रही हैं, यही कहेंगे हम। पुरुष के संग कंधा से कंधा तो मिला रही हैं, उनके आगे भी चल रही हैं, पर उनकी संख्या अभी भी कम है। तो समस्या ये है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो प्रावधान किया है वो महिलाओं को ही नहीं पता है, वो जागरूक नहीं है। समस्या क्या है? जागरूकता का अभाव है। अगर वो जागरूक होंगी, अपने अधिकारों के बारे में उन्हें पता होगा कि वो लड़ सकती हैं, वो किसी से दबने की उनको ज़रूरत नहीं है। तो महिलाएं, सरकारें भी कोशिश कर रही हैं। अनेक प्रकार की बहुत सारे ऐसे तबके हैं हमारे समाज में, लोअर तबके हैं जो फीस की कमी की वजह से, सुविधाओं की कमी की वजह से लड़कियों की शिक्षा में थोड़ा सा एक तरीके से इतना इंटरेस्ट उनको नहीं होता था। उन्हें लगता था ये घर का काम करे, इसके लिए पैसा, फीस देना और सुविधाएं देना पैसे की बर्बादी है। भाई लड़के के संग में रहना है, लड़की तो दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन चूंकि सरकारें ऐसा कर रही हैं कि सुविधाएं दे रही हैं, छात्रवृत्तियां दे रही हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं। मैं तो चूंकि लेक्चरर हूँ तो स्कूलों में देख रही हूँ कि बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। लड़कियों के स्कूल में विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन बस वही बात है कि लड़कियां पढ़ें। अगर कम शब्दों में कहें तो बाबा साहब ने मतलब महिलाओं को जो अधिकार मिला या शोषित वंचित तबके को जो अधिकार मिला, उसको एक पंक्तियों में समेटना चाहूँगा कि रुतबा भी मेरे सर को संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें मुकद्दर भी तो तेरे संविधान से मिला है। बहुत बढ़िया। ये शानदार बातें किसी कवि ने, शायर ने कही हैं। बाबा साहब को नमन करते हुए दर्शकों,
समयाभाव है। बाबा साहब एक विराट व्यक्तित्व हैं। व्यक्तित्व ने कहिए, उनको कहिए विचारधारा कह लीजिए, और इस विचारधारा के कारण वो जन जन जनप्रिय हैं और आम जनमानस में पूजे जाते हैं। और उनको नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेंगे। फिर किसी और कार्यक्रम में आपसे रूबरू होंगे, और अपने साथियों की ओर से नमस्कार। नमस्कार।